Welcome to MR Learning Circle. In today's lecture, we are going to learn about microbiology. The definition of microbiology. What do you understand by microbes? What do you mean by medical microbiology? The scientists related to medical microbiology and Koch postulate. Before starting the lecture, I would suggest you all to grab a notebook and a pen and make some running notes during the lecture. Now, without wasting any time, let's start with the lecture. What do you mean by microbiology? What is the definition of microbiology? Microbiology means the study of microorganisms. And what do you mean by microorganisms? So microorganisms are those organisms which you cannot see with your naked eyes. Why you cannot see with your naked eyes? Because they are too small. तो microorganisms वो organisms हैं जो जिनको आप अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे कि आप चलते फिरते इंसानों को देख रहे हैं, जानवरों को देख रहे हैं, ठीक है, कार्स देख रहे हैं, बाइक देख रहे हैं, उस तरह से आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि वो बहुत ही छोटे होते हैं, टू स्मॉल टू बी सीन बाय आवर नॉर्मल आइज। जैसे कि आप नॉर्मली उनको नहीं देख सकते, वो प्रेजेंट हर जगह हैं पर आप उनको नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं? बिकॉज दे आर ऑफ स्मॉल साइजेस। ठीक, तो अब डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिफाइंड एज दोज ऑर्गेनिजम्स एंड एसेलुलर बायोलॉजिकल एंटिटीज। एसेलुलर मतलब द ऑर्गेनिजम्स दैट आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स। आपकी बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कुछ होते हैं जो सेल्स के बने होते हैं, कुछ होते हैं जो एसेलुलर होते हैं, ठीक है। एंड दे आर टू स्मॉल टू बी क्लियरली सीन बाय एन अनएडेड आइज। यहां तक तो कोई परेशानी होगी नहीं। नाउ नेक्स्ट इज मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। अब मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? मेडिकल अब किसी भी चीज के पहले अगर मेडिकल लग गया टर्म तो उसका मतलब होता है लेमन लैंग्वेज रिलेटेड टू ह्यूमंस, ठीक है, इंसानों से रिलेटेड। जैसे कि मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल फिजियोलॉजी, मेडिकल एनाटमी, उसी तरह से मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में क्या होगा? उसमें हम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, उन माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे जो किसे इन्फेक्ट कर रहे हैं? ह्यूमंस को, ठीक। और इन्फेक्ट करने के बाद अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने आपकी बॉडी को इन्फेक्ट किया, इन्फेक्शन हुआ तो क्या हो जाएगा? डिजीज हो जाएगी। अब डिजीज हुई तो हमें डायग्नोस करना पड़ेगा कि कौन सी डिजीज हुई है, ठीक। डायग्नोसिस हो गया, फिर उसके बाद हम उससे प्रिवेंशन का मेथड ढूंढेंगे, प्रिवेंशन के बाद उसको ट्रीटमेंट, ठीक। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और नेक्स्ट होता है रिस्पॉन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी टू द माइक्रोब। अब माइक्रोब आपकी बॉडी में गया, ठीक है, तो आपकी बॉडी ने कैसा रिस्पॉन्स दिया, ठीक। या तो सीवियर रिस्पॉन्स देगा, या मॉडरेट रिस्पॉन्स देगा, या हल्का फुल्का सा लो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं, ठीक है, आओ भाई कुछ नहीं, तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, ठीक। समझ गए? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या हो गया? मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स दैट इन्फेक्ट ह्यूमंस, ठीक। अब इन्फेक्शन हुआ तो क्या हो रहा है? डिजीज हो रहा है। अब डिजीज हो गया तो उस डिजीज का हमें क्या करना है? डायग्नोसिस करना है किसी चीज। अब डिजीज का डायग्नोसिस हो गया तो डिजीज के डायग्नोसिस का हमें क्या करना है? पहले प्रिवेंशन ढूंढना है, प्रिवेंशन के बाद उसका ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट जब मिल गया तो अब मेन चीज क्या है? रिस्पॉन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी किसके अगेंस्ट? माइक्रोब के अगेंस्ट। अब रिस्पॉन्स कैसा हो सकता है? तो सीवियर रिस्पॉन्स क्या, हाँ भाई बहुत तेज बुखार हो गया या बहुत परेशानी हुई। नेक्स्ट मॉडरेट, चलो ठीक है, हल्का फुल्का बुखार हुआ, कुछ भी नहीं ज़्यादा दिक्कत हुई। या तो लो रिस्पॉन्स, ठीक है, कोई ना बुखार हुआ ना कोई दिक्कत हुई ना
ये हो गया रिस्पॉन्स आपके माइक्रोब का, आपकी बॉडी पे क्या रिस्पॉन्स हो रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। अब ये सारी चीज़ें हम लोग को पता कैसे चली, इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, हिस्ट्री। किसकी हिस्ट्री, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री। ठीक, चलिए अब ये जिनकी आप फोटो देख रहे हैं वो हैं एंटनी वॉन लीवेनहॉक। ठीक, एक बार देखते जाइए सबकी इमेज, फिर आगे बढ़ते हैं। एंटनी वॉन लीवेनहॉक, देन ही इज़ मिस्टर सर लुई पैस्चर। लुई लिखिएगा, लुइस मत पढ़िएगा क्योंकि एस साइलेंट होता है। इट इज़ लुई पैस्चर। नाउ नेक्स्ट इज एडवर्ड जेनर। ठीक है, एडवर्ड जेनर हो गई है। एंड नेक्स्ट इज जोसेफ लिस्टर। देन ही इज मिस्टर रॉबर्ट, he is Sir Robert Koch. Paul Ehrlich, Alexander Fleming। अब इन साइंटिस्ट का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उसको एक बार हम लोग देख लें। नाउ सबसे पहले एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, स्पेलिंग याद कर लेना, मार्क्स कट जाते हैं। फिर एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या क्या किया था, ही डेवलप माइक्रोस्कोप। तो हम लोग कहते हैं ना कि अनएडेड आइज से माइक्रोब को नहीं देख सकते हैं, तो किसकी ज़रूरत पड़ी देखने के लिए माइक्रोब्स को, माइक्रोस्कोप की। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट किया उसके बाद उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व एंड रिपोर्टेड बैक्टीरिया। तो सबसे पहले बैक्टीरिया को ऑब्जर्व और रिपोर्ट किसने किया, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। क्यों, क्योंकि उन्होंने ही माइक्रोस्कोप बनाया था। ठीक, कोई परेशानी तो होगी नहीं यहाँ तक। नाउ लुई पैस्चर। और एक चीज़ और, एंटनी वन ल्यूवेनहॉक को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। नाउ लुई पैस्चर, लुई पैस्चर इज नोन एज फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, लिख लेना नोट्स में। ठीक, उन्होंने क्या क्या किया, सबसे पहले ही डेवलप द मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट, हाउ टू कल्चर माइक्रोब्स। नेक्स्ट, ही ऑल्सो टोल्ड अस दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज। ये नहीं कि आपने बहुत बुरे कर्म किए तो भगवान ने आपको सजा दी तो उसकी वजह से आपको कोई बीमारी हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिजीज कॉज करने के लिए, ये हमें बताया था लुई पैस्चर ने। तो पहले तो लोग यही सोचते थे कि मतलब हाँ, इट इज़ द फ्रूट ऑफ योर सिंस, मतलब ये आपके पापों की सज़ा है जो आप बीमार हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं था। नेक्स्ट, ही इस्टेब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन। ठीक है, इम्यूनाइजेशन के बारे में भी ये जितने भी टर्म्स हैं, स्टेरिलाइजेशन, इम्यूनाइजेशन, अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। नेक्स्ट, ही डेवलप द प्रोसेस ऑफ एटीन्यूएशन। और नेक्स्ट, ही कॉइंड द टर्म वैक्सीन। इन्होंने वैक्सीन बनाई नहीं थी, इन्होंने वैक्सीन को वैक्सीन नाम दिया था। ठीक है, कि ये जो भी चीज़ है जो एडवर्ड जेनर ने बनाई ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है, तो इस चीज़ को उन्होंने क्या टर्म दिया था, वैक्सीन दिया था। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी। चलो, अब ये स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन इज द प्रोसेस दैट किल्स और डीएक्टिवेट माइक्रोब्स। क्या करेगा, माइक्रोब्स को किल कर देगा या डीएक्टिवेट कर देगा, तो आपकी चीज़ स्टेरलाइज हो गई। आजकल तो बहुत टर्म ये चला ही हुआ है ना, स्टेरलाइज कर लो भाई। तो स्टेरलाइज करने में क्या है, जितने भी सरफेस पे या जहाँ पर भी माइक्रोब्स हैं उनको हम किल या कर देते हैं या डीएक्टिवेट कर देते हैं। ठीक, कल्चर ऑफ माइक्रोब, कल्चर का मतलब क्या होता है, कल्चर का मतलब होता है ग्रो करना, किसी चीज़ को ग्रो करना, उसको कल्टीवेट करना, उसको उगाना। तो छोटा सा, इतना छोटा सा माइक्रोब है, आप उसको तो आप उसके बारे में, छोटे से माइक्रोब के बारे में आप उसकी सारी प्रॉपर्टीज तो जान नहीं सकते हो। अब एक माइक्रोब तो उसकी एक लाइफ साइकिल होगी, वो डेड हो जाएगा, तो उसको हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ग्रो करते हैं तो खूब सा एक ढेर सारे माइक्रोब्स मिल जाते हैं, तो उनकी स्टडी
ईजी हो जाती है। नेक्स्ट, शो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज। ये तो समझ में आ गया होगा कि जो डिजीज होते हैं वो भगवान के प्रकोप की वजह से नहीं होते, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होते हैं। नेक्स्ट, ही एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है? इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच अ पर्सन गेट्स इम्यून। इम्यून का मतलब क्या होता है? सेफ होता है। अब जैसे आजकल वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है ना, कि हाँ कोरोना वायरस की वजह से अब हमें वैक्सीन लेनी है, तो वैक्सीन लेने पे क्या होगा? आपकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होगा, इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। और जब इम्यूनिटी डेवलप होगी तो क्या होगा? आप उस पर्टिकुलर डिजीज के, कोविड-19 के अगेंस्ट आप सेफ हो जाओगे, रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोब आएगा तो इतना असर नहीं करेगा आपकी बॉडी के अंदर। यहाँ तक क्लियर? अब इम्यूनाइजेशन को हम कैसे अचीव करते हैं? थ्रू वैक्सीन, ये याद रखने का है। नेक्स्ट, एटीन्यूएशन। एटीन्यूएशन क्या होता है? एटीन्यूएशन वैसे मैंने बताया हुआ है पहले भी। एटीन्यूएशन का मतलब होता है, इट इज मीन्स, इसका मतलब होता है तो टू इनहिबिट। इनहिबिट क्या? डिजीज कॉजिंग कैपेबिलिटी ऑफ माइक्रोब। अब कोई माइक्रोब है, उसमें कोई एक एक्स डिजीज कॉज करने की कैपेबिलिटी है, तो एटीन्यूएशन में हम क्या करेंगे? उस माइक्रोब का एक्स डिजीज कॉज करने की कैपेबिलिटी को हम खत्म कर देंगे। ठीक, दिस थिंग हैज टू बी फिनिश्ड। तो वो एक्स डिजीज कॉज कर रहा है ये माइक्रोब, अब हमने उसको एटीन्यूएट कर दिया तो वो एक्स डिजीज या कोई भी पर्टिकुलर डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा। दिस मीन्स एटीन्यूएशन। एटीन्यूएशन का लिख लो एक बार डेफिनेशन, कि इट इज द प्रोसेस इन विच इज यूज टू inhibit the disease causing capability of a microorganism। यहां तक कोई परेशानी तो नहीं होगी। चलो नेक्स्ट, कौन है? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? ही डेवलप द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। ठीक, नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया था? प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन, कि हाँ ठीक है, उन्होंने वैक्सीन बनाई स्मॉल पॉक्स की, और कैसे बनाई, क्या हुआ, वो सारा प्रोसेस उन्होंने डेवलप किया था। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब ये वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम चल रहा है कोरोना वायरस का, अगर एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन नहीं बनाई होती, पूरा प्रोसेस नहीं बताया होता, तो आज क्या होता? वैक्सीन नहीं लग रही होती, वैक्सीन नहीं बन रही होती। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम स्टार्ट किया है। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि उस मिशन का क्या नाम है, उसमें कौन कितने डिजीजेस को कवर किया गया है। नाम बता पाओ तो बहुत ही अच्छा है। चलो नेक्स्ट है जोसेफ लिस्टर। इन्होंने क्या बताया था? द प्रोसेस ऑफ एंटीसेप्सिस। एंटीसेप्सिस क्या होता है? सेप्सिस मतलब कोई जख्म हो गया, कोई घाव हो गया और वो घाव आपका सड़ने लगा, तो वो हो गया सेप्सिस। सेप्सिस मतलब जहर फैलना। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर चोट लगी आपको, वो चोट बढ़ती गई और बढ़ के खूब बड़ा एक घाव बन गया, घाव में फिर अब वो धीरे 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 सेप्सिस हो रहा है, मतलब उसका जहर पूरा फैल रहा है, वो आपका जख्म जो है सड़ रहा है। ठीक है, एंटीसेप्सिस मतलब, एंटी मतलब दैट इज अगेंस्ट सेप्सिस, तो मतलब आपको उस जख्म से सड़ने से उसको बचाने के लिए उन्होंने जो थ्योरी बताई थी उसको कहते हैं एंटीसेप्सिस। तो एंटीसेप्सिस इज द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। क्या है? प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन बाय इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देंगे तो आपका जो घाव है वो सड़ना बंद कर देगा, तो उसी को हम कहते हैं एंटीसेप्सिस। नेक्स्ट, रॉबर्ट कोच। अब रॉबर्ट कोच ने बहुत कुछ किया था भाई। सबसे पहले ही डिफाइंड द क्राइटेरिया यूज्ड टू
एट्रीब्यूट डिजीज टू एन ऑर्गेनिज्म, उन्होंने ही बताया कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे डिजीज आपकी बॉडी में कॉज करता है। ठीक, नेक्स्ट उन्होंने बताई स्टेनिंग टेक्निक्स कि किसी माइक्रोब को देखने, आप ऐसे ही थोड़ी ना कि आपने माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसे कोई भी सैंपल रखा और आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पूरे साफ साफ दिखाई दे। यू हैव टू स्टेन देम, स्टेन मतलब कि उनको कलर करना पड़ेगा आपको, तब आपको जाके वो माइक्रोब दिखाई देगा। आप क्लियरली डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि कैसा माइक्रोब है, कि क्या है, बैक्टीरिया है कि फंगस है कि कोकाई है कि बेसलाई है, तभी आप देख पाओगे। ठीक, नेक्स्ट द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर। प्योर कल्चर का मतलब क्या होता है कि सिर्फ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंस ऑफ ओनली वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक, प्रेजेंस ऑफ ओनली वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज प्योर कल्चर। मिक्स कल्चर हो जाए क्या होगा, मोर देन वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मिक्स्ड कल्चर यूजिंग अ सॉलिड मीडिया। तो इन्होंने क्या बताया, मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर यूजिंग सॉलिड मीडिया। नेक्स्ट, he discovered the bacillus of tuberculosis and vibrio and cholera। अब ट्यूबरकुलोसिस की बैक्टीरिया की बैसिलस की डिस्कवरी के लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, ही वाज आल्सो अवॉर्डेड अ नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलिए नेक्स्ट है पॉल अर्लिक। पॉल अर्लिक ने क्या किया, ही स्टडी द अबाउट एंटीटॉक्सिन्स एंड टॉक्सिन न्यूट्रलाइजेशन। एंटीटॉक्सिन मतलब आपकी बॉडी में जहर बन रहा है, अब उस जहर के लिए हमें उस जहर को खत्म करने के लिए कुछ चाहिए, तो वो हो गया आपका एंटीटॉक्सिन। और टॉक्सिन न्यूट्रलाइजेशन, जहर बना हुआ है, अब उस जहर के असर को खत्म करने के लिए, उस जहर को बेअसर करने के लिए उन्होंने उसके बारे में स्टडी की, दैट इज नोन एज टॉक्सिन न्यूट्रलाइजेशन। अलेक्जेंडर, नेक्स्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या डिस्कवर किया था, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक है। जब इन्होंने पेनिसिलिन डिस्कवर की, उसके बाद से ही क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स की और नए नए एंटीबायोटिक्स की या एंटी माइक्रोबियल्स की डिस्कवरी शुरू हो। भाई जैसे समझ लो कि घर में कोई एक आईएएस बन गया, ठीक, उसके बाद उसने इतना मोटिवेट कर दिया आगे की जनरेशन को कि पूरे घर में सारे के सारे आईएएस बन गए आने वाली जनरेशन में। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही काम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सारे पढ़ लीजिएगा चार्ट एक बार पॉज करके वीडियो। और काफ़ी जगह मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जैसे कि गेट वगैरह का, उसमें पूछ लेते हैं साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन, इन साइंटिस्ट ने क्या किया, ये क्या किया, एक बार देख लीजिएगा। ठीक, अब आते हैं हमारे कोच पोस्टुलेट पे। कोच पोस्टुलेट किसने दिया था, सिंपल, रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ने ही तो बताया था कोच पोस्टुलेट के बारे में। अब सबसे पहले कोच पोस्टुलेट का पॉइंट 1, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी प्रेजेंट इन every case of disease but absent from healthy organism। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपका माइक्रोब है वो डिजीज्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर ही प्रेजेंट होना चाहिए, एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक इसमें कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, द सस्पेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेटेड एंड ग्रोन इन प्योर कल्चर। अब जो डिजीज ऑर्गेनिज्म, डिजीज इंडिविजुअल है, उससे हमने उस माइक्रोब को आइसोलेट किया। आइसोलेशन के मतलब तो आजकल सभी समझ रहे हो, काफ़ी लोग रह भी चुके होंगे आइसोलेशन में। आइसोलेशन मतलब
आइसोलेट मतलब कि उसको अकेले रखना, ठीक, उसको वहां से किया मतलब बॉडी में से निकाला, फिर उसको किस में ग्रो किया, प्योर कल्चर में। प्योर कल्चर बताया जैसे कि सिर्फ और सिर्फ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होना चाहिए, दैट इज नोन एज प्योर कल्चर। नेक्स्ट, द डिजीज मस्ट रिजल्ट when the isolated microorganism is inoculated in healthy host। अब जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने आइसोलेट किया था डिजीज्ड ऑर्गेनिज्म से, उसको हमने जब हेल्दी होस्ट में इनोक्यूलेट किया मतलब कि हमने उसको इंजेक्ट किया या उसकी बॉडी के अंदर डाला, तो वही डिजीज कॉज करना चाहिए जो पहले डिजीज हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेटेड अगेन फ्रॉम द डिजीज होस्ट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब जब हमने जो आइसोलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म था जिसको हमने की एक डिजीज्ड इंडिविजुअल से आइसोलेट किया था, फिर उसको प्योर कल्चर पे ग्रो किया, उसको जब हमने हेल्दी इंडिविजुअल में इनोक्यूलेट किया तो उसको सेम डिजीज होनी चाहिए जो डिजीज्ड ऑर्गेनिज्म को थी। और फिर जब लास्ट पॉइंट पे ये कह रहा है कि फिर हमने उस हेल्दी इंडिविजुअल जिसके अंदर हमने इनोक्यूलेट किया था उसमें से जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट किया तो वो सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए जो कि हमने अपने हेल्थ डिजीज इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल उसको कह लो, पहले वाले को कह दो ए था वो, जो ए में से आइसोलेट किया, ठीक है। ये पहला वाला ए हो गया और जो दूसरा वाला जिसके अंदर हमने इनोक्यूलेट किया वो बी हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलो एक बार फिर से एक बार समझ लेते हैं कि क्या है कोच पोस्टुलेट। सबसे पहले हमने क्या किया, एक कोई डिजीज ऑर्गेनिज्म है, मान लो ये रैट है, ठीक। अब इसको हुआ है डिजीज, इस इंडिविजुअल का नाम है ए, इस रैट का नाम है ए, इसको हुआ है, हम मान लो डिजीज है कोई, ठीक, उस डिजीज का नाम है एक्स। और एक दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक दूसरा इंडिविजुअल है, ये हेल्दी है, इसका क्या नाम है, इस इंडिविजुअल का नाम चलो मान लो बी है, ठीक। इसमें कोई डिजीज नहीं है, ही इज, दिस इंडिविजुअल इज हेल्दी एंड दिस वन इज डिजीज्ड। अब बताया था पहले कि अगर कोई डिजीज हो रहा है तो वो किसकी वजह से हो रहा है, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है। तो हमने ए से उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट किया, ठीक है। उसको हमने क्या, उसका नाम क्या दिया हमने, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने नाम दे दिया चलो एमएक्स, ठीक है। अब इस एमएक्स को हमने आइसोलेट कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ग्रो करेंगे, इसमें प्योर कल्चर में, ठीक। प्योर कल्चर में अब ये हमारा इन प्योर कल्चर में तुम्हारा एम एक्स आ गया, ग्रो हो गया, ग्रोथ हो गई इसकी। अब इस एम एक्स को सॉरी, इस एम एक्स को हमें किस में ग्रो कर, इनोक्यूलेट करना है, ये आपका प्योर कल्चर हो गया। इस एम एक्स को हमको किस में इनोक्यूलेट करना है, हेल्दी इंडिविजुअल में। हेल्दी इंडिविजुअल का दूसरे वाले का क्या नाम था, बी, ठीक है। हेल्दी इंडिविजुअल में हमने इनोक्यूलेट कर दिया। अब इनोक्यूलेट करने के बाद बी में हमने क्या इनोक्यूलेट कर दिया, एम एक्स को, ठीक है। तो एम एक्स प्लस बी में वही डिजीज होनी चाहिए जो ए को हुई थी। ए को कौन सी डिजीज हुई थी, मान लो हम ए को हुई थी वाई डिजीज, ठीक है। तो वो जो वाई डिजीज हुई है वही वाई डिजीज
किसमें होनी चाहिए, बी में, ठीक है। दिस इनोकुलेट कर दिया तो सेम डिजीज। अब जब हम लोग बी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करेंगे तो वो सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होना चाहिए, एमएक्स होना चाहिए। बस इतना ही लिखा है कोच पोस्टुलेट के कि एक क्या कहते हैं डिजीज इंडिविजुअल से हम लोग, डिजीज कौन सी कॉज कर था, उसमें वाई था, और उससे हमने कौन सा माइक्रोब आइसोलेट किया, एमएक्स। अब एमएक्स को हमने इनोकुलेट कर दिया एक हेल्दी, पहले उसको प्योर कल्चर पे ग्रो किया, फिर उसके बाद हमने इस एमएक्स को इसमें इनोकुलेट कर दिया बी इंडिविजुअल में, और बी इंडिविजुअल में जब इसको इनोकुलेट किया तो इसको भी कौन सा डिजीज होना चाहिए था, वाई डिजीज होना चाहिए था। अब फिर हमने जब बी इंडिविजुअल से माइक्रोब को आइसोलेट फिर से किया तो वो कौन सा माइक्रोब होना चाहिए था, एमएक्स होना चाहिए था। बस इतना सा था आपका कोच पोस्टुलेट। वेल, यहाँ तक तो आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एक बार वीडियो सुन लीजिएगा, पॉज करके जहाँ पे देखना होगा देख के नोट्स में अपने लिख लेंगे। सो इतना आज के लिए काफ़ी है। टिल देन, टेक केयर, बी सेफ, स्टडी वेल, ओके। और ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से नोट्स बनाइए, पढ़ाई लिखाई करिए घर पे बैठ के, बस। चलो, थैंक यू, बाय।